हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। बायोट-सेवर्ट लॉ ने क्या बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारे पास अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस वायर के एक छोटी सी लेंथ, पॉइंट लेंथ जिसको हम बोलते थे पॉइंट लेंथ, इस वायर की एक छोटी सी लेंथ डीएल की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वायर की एक छोटी सी लेंथ की वजह से अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही हो तो पूरे वायर की वजह से नहीं, छोटी सी लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बायोट-सेवर्ट ने बताया था। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अभी तक हमें केवल यही एक फॉर्मूला पता है जो कि बायोट-सेवर्ट लॉ था, और वो किसके लिए था? स्मॉल लेंथ डीएल के लिए। डीएल हमने आपको डी का सेंस बताया था। डी का सेंस होता है टेंस टू जीरो, मतलब जीरो भी नहीं लेकिन जीरो से ठीक बड़ा, अगर थोड़ा सा भी और कम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो डी का सेंस ये होता है। नहीं, बहुत छोटी सी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है। हमने बड़ी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प लेंगे, जो कि था dv = μ0/4π IDL sin θ/r²। ये था बायोट-सेवर्ट लॉ। हम कहीं पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें इस बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए अब कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालें वो बायोट-सेवर्ट लॉ की क्या हो जाएंगी? एप्लीकेशंस। हम एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ रहेंगे आज हम बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन इसलिए कहा गया क्योंकि अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला था जो कि बायोट-सेवर्ट ने दिया था, और ये फॉर्मूला ये था dv = μ0/4π IDL sin θ/r²। अब हम कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालें, किसी भी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, उसमें बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे उसको। इसलिए वो सभी बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस थी। आज का हमारा डेरिवेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हम बनाते हैं। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होगा? हम मान के चलते हैं ऐसा हमारे पास ये कोई लूप है, ये हमारे पास कोई लूप है, सर्कुलर लूप, ठीक है। यानी एक वायर को बेंड करके रिंग बना दी, एक वायर को बेंड करके रिंग बना दी, एक वायर को बेंड करके हमने ऐसे रिंग बना दी, सर्कुलर लूप रिंग है ये। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रही हो तभी तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, क्योंकि हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले रहे हैं। तो हमने मान लिया इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट की अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ये करंट डायरेक्शन है, ये करंट फ्लो हो रही है। इसकी वजह से हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमें इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अभी हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला था जो कि बायोट-सेवर्ट लॉ था ये, और ये किसके लिए था? स्मॉल लेंथ के लिए, बहुत छोटी सी लेंथ के लिए फॉर्मूला था बायोट-सेवर्ट लॉ। अब हमारे पास तो ये लूप बहुत बड़ा है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला मेरे पास कोई था ही नहीं। इतने बड़े लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो इसलिए किया ये गया, इस लूप को कई सारे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड मान लिया गया, और मान लिया गया ये लूप इन्हीं छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है। यानी ऐसा क्या माना गया कि ये जो लूप है ना वो अकेला लूप नहीं है, इस तरह से कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ये बना है, कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है। अब आप खुद सोचिए, इस तरह से हम छोटे छोटे पार्टों को आपस में जोड़ दें, इस तरह से छोटे छोटे पार्टों को आपस में जोड़ दें, ये सारे पार्ट अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो लूप बन जाएगा। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, सारे पार्टों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लूप। तो ऐसा माना गया लूप जो है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है, और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी मानेंगे? डीएल, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में कितनी लेंथ थी? डीएल। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से वो डीएल लेंथ के लिए था। तो हमने इस लूप को कई सारे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड मान लिया, और ये मान लिया कि हर एक छोटे से पार्ट की लेंथ डीएल है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से सेंटर पे आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगा, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, सब में करंट सेम फ्लो हो रही है। और फॉर्मूला तो यही था ना, लेंथ और करंट पे डिपेंड करता है। सबकी डिस्टेंस आर भी सेम है, क्यों? क्योंकि ये सेंटर हो जाएगा। सबके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? रेडियस के लिए देखिए ये तो कांस्टेंट है, सबके लिए करंट सेम है, सबके लिए डीएल सेम है, सबके लिए आर सेम है, सबके लिए थीटा सेम है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए निकलेगा उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए, इस तरह से पूरे लूप के जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं उन सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, और सबको फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी हमें यही काम इसमें करना है
इस लूप को कई सारे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड मान के किसी भी एक छोटे पार्ट के लिए आप निकाल लीजिए और जितना एक के लिए आएगा उतना ही सबके लिए आएगा और फिर सारे पार्टों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से करें, यानी हम क्या करते हैं, इस लूप का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं डीएल, क्योंकि हमने बताया बायो-सेवर्ट लॉ तभी अप्लाई होगा, बायो-सेवर्ट लॉ पूरे के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं बना था अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला था जो कि बायो-सेवर्ट लॉ था और बायो-सेवर्ट ने स्मॉल लेंथ के लिए दिया था। तो इसी वजह से हमने क्या किया, हमने इस वायर को, इस लूप को कई सारे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया और मान लिया ये एक छोटा सा पार्ट डीएल है, ये एक छोटा सा पार्ट डीएल है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, मतलब रेडियस हो जाएगी और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। कराए अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल, यानी छोटी सी लेंथ डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा डीबी इक्वल टू, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अभी जो थीटा एंगल था ना वो किसके इसके बीच एंगल था, ये आप पढ़ चुके हैं कि जो थीटा एंगल यहाँ पे आया था, यहाँ पे जो थीटा एंगल आया था वो डीएल और आर के बीच का था, डीएल और आर के बीच। थीटा एंगल डीएल और आर के बीच था, डीएल थी स्मॉल लेंथ और आर था पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम डीएल और आर की बात करें, ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप डीएल जो होगा वो टेंजेंट होगा सर्किल का, आर रेडियस है, तो आप जानते हैं कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ऐसा क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में थ्योरम पढ़ी थी आपने। देखिए डीएल जो था वो छोटी सी पॉइंट लेंथ है, यानी एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा, टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है और डीएल आर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा और आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ से हम इसको हटा देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला बचा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आया एक छोटी सी लेंथ की वजह से, हमें तो पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप जानते हैं कि इस लूप को हमने कई सारी छोटी छोटी लेंथों में डिवाइड माना है, जितना मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से आएगा उतना ही दूसरे की वजह से, उतना ही तीसरे की वजह से। अब हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, फिजिक्स में ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। हमने ये एक स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली है, स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली है, हमें इस पूरे लूप की वजह से चाहिए, तो पूरे लूप द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, पूरे सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा उसके लिए हम इंटीग्रेशन करा देंगे, किसका, जो वैल्यू में फाइंड हुई है। इंटीग्रेशन का सेंस ही होता है ऐड करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। यहाँ पे डीबी से बी आ गया, क्यों, क्योंकि जब हम छोटी से लेने की वजह से निकाल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा था, हम पूरे लूप की वजह से निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा और डी का सेंस खत्म हो जाएगा। बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन में ये सिंबल यूज करेंगे। देखिए ये सिंबल क्या दिखाता है, क्लोज सर्किट, ये सिंबल क्लोज सर्किट दिखाता है। या तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हो, अगर लिमिट नहीं लगी है तो आप क्लोज सर्किट के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं, लिमिट लगी होंगी तो ठीक है, नहीं तो आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसका अगर हम यूज यहाँ पे सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर आप जानते हैं सिर्फ वही रह सकता है जिसके पास डी होगा, इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर सिर्फ वही रह सकता है जिसके पास डी होगा, तो बाकी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, बाकी सब बाहर आएगा। तो डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। देखिए अब थोड़ा समझिए, डीएल क्या थी, एक छोटी सी लेंथ थी, डीएल थी एक छोटी सी लेंथ। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब सारी छोटी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको ऐड कर देना। अगर ये सारी, हमने कहा था लूप जो है ना कई सारी छोटी छोटी लेंथों से मिलकर बना हुआ है, तो अगर हम सारी छोटी छोटी लेंथों को ऐड कर दें तो ये पूरा लूप बन जाएगा। पूरे लूप का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ लूप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा ना वो सरकमफ्रेंस ऑफ लूप होगा, जो कि 2 पाई आर होता है। डीएल थी एक छोटी सी लेंथ, डीएल थी एक छोटी सी लेंथ, हमने जब इसका इंटीग्रेशन कराया, इंटीग्रेशन कराने का सेंस हुआ कि पूरा लूप, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, ऐड करना,
तो ये जितनी भी छोटी छोटी लेंथें हैं सबको ऐड कर देंगे तो पूरा लूप बन जाएगा, और पूरा लूप बन गया तो जिसकी लेंथ हो जाएगी 2πr। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा b इक्वल टू μ0/4π I/r² इंटू 2πr। इसको हम सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू μ0 I/π से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, 2r। b इक्वल टू μ0 I/2r। ये फॉर्मूला हो गया एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व किया। इसको हम एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। ये किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो मैग्नीट्यूड आपने निकाला, आपने ये निकाला कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ दे तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करिए। आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम आपको थंब रूल अभी बताएंगे आप वो भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से देखिए। हमने कहा था राइट हैंड पाम रूल क्या था कि थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में। चलिए करंट देखिए ऐसे जा रही है, थंब को रखा करंट डायरेक्शन में। फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में फाइंड करना है तो थंब को रखा हमने करंट डायरेक्शन में। देखिए करंट ऐसे जा रही है, थंब को रखा करंट डायरेक्शन में। फिंगर्स को पॉइंट पे रखा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिंगर्स को मोड़िए, बाहर की तरफ आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए कौन सा साइन बनाते थे? पॉइंट बनाते थे, क्योंकि एरो हमें हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एरो हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा मतलब हमको उसका पॉइंट, आगे का पॉइंट दिखाई देगा। हमने पॉइंट बना लिया। अच्छा, दूसरा एक रूल और होता है, मैक्सवेल स्क्रू गेज रूल इसको भी बोलते हैं या थंब रूल भी बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए अपनी फिंगर्स को ऐसे मोड़ते हुए रखिए और थंब को बाहर रखिए। आप अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्व करिए, उस डायरेक्शन में मोड़िए जहाँ पे करंट जा रही हो। अब देखिए करंट ऐसे जा रही है, कैसे? एंटी क्लॉक करंट जा रही है, एंटी क्लॉक। तो फिंगर्स को ऐसे मोड़िए और थंब ऐसे रखिए। थंब बाहर की तरफ आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है? अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता, ये लूप होता, ठीक है, और करंट ऐसे जा रही होती, करंट ऐसे जा रही होती, अब क्या करते हैं? हमने कहा ना फिंगर्स को रखना है करंट डायरेक्शन में। ये करंट कैसे आई? क्लॉकवाइज आई। फिंगर्स को रखिए करंट डायरेक्शन में, देखिए ऐसे मोड़िए, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे तो गया। अब ऐसी सिचुएशन में थंब हमारा कहाँ गया? अंदर। देखिए थंब अंदर की तरफ गया। हमने फिंगर्स को रखा क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज तभी मोड़ पाएंगे ना जब थंब हमारा अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ठीक है? अगर करंट हमारी इधर आ रही होती तो फिंगर से करंट ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में थंब कहाँ आया? बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता। ये प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी लूप में करंट फ्लो हो रही हो तो आप इस थंब रूल को भी यूज कर सकते हैं। क्या करना है हमें? बस इतना याद रखिए कि थंब को हमें कहाँ फिंगर्स को कहाँ रखना है? फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में। करंट क्लॉकवाइज है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है? फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो। तो फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में रख के देखिए करंट एंटी क्लॉक जा रही है, हमने एंटी क्लॉक रखा और थंब हमारा बाहर की तरफ आया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। अगर वही करंट ऐसे आ रही होती, ऐसे मतलब ये, जो कि एक क्लॉक होती, तो फिंगर्स को क्लॉक में रखिए। अब फिंगर्स को क्लॉकवाइज फिंगर तभी घूमेंगे जब अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा होगा? हमारा थंब अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन निकालने का प्रोसेस हो गया किसी लूप में। अब कोई भी किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही हो, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही हो तो आप इस थंब रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये लूप पूरा ना हो, आधा लूप होता, तब आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते? अगर ये आपके पास आधा लूप होता, यानी कुछ ऐसा फिगर होता है कि आपके पास आधा ही लूप, अगर फिगर ऐसा होता, आपके पास लूप आधा होता और करंट ऐसे फ्लो हो रही होती, ये करंट आई यहाँ से होते हुए ऐसे निकल गई। अब आपसे पूछता है कि बताइए इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो सिंपल सा, जब लूप आधा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरे लूप की वजह से आ रहा था उसका आधा, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा सेंटर पर B इक्वल टू हाफ μ0 I/2r। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या जो वायर निकले हुए हैं, क्या इनका कोई असर नहीं पड़ेगा? ये जो वायर हैं क्या इनका कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो पॉइंट है ना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये इसकी एक्सिस पे है, ये इसकी एक्सिस पे है। और हमने कल आपको बायो-सेवर्ट यानी पिछले लेक्चर में हमने आपको बायो-सेवर्ट लॉ में बताया था कि अगर पॉइंट एक्सिस पे आ जाए, यानी जहाँ करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जब वायर था, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था कि ये वायर था, इसमें यहाँ पर करंट फ्लो हो रही थी I, जो पॉइंट लिए थे वो R डिस्टेंस पे पॉइंट P था, यहाँ पे एंगल थीटा था,
और फॉर्मूला था dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब अगर इस फॉर्मूले में आप सोचिए कि एंगल को छोटा करते जाए, पॉइंट को यहाँ से खिसकाते धीमे धीमे पॉइंट को यहाँ से खिसकाते छोटा करते जाए, यानी पॉइंट इसकी लाइन पे आ जाए, ये पॉइंट यहाँ से खिसकते हुए यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से हटके पॉइंट यहाँ पहुँच जाए, तो एंगल कितना हुआ? क्योंकि एंगल किसके इसके बीच था? एंगल तो DL और R के बीच था, तो अब DL भी यहीं पर है, DL भी यहीं पर है और R भी इसी लाइन में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आ जाएगा। यानी याद रखिए, अगर पॉइंट जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, यानी उसी एक्सिस पर है जिस एक्सिस पे करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इसकी वजह से अगर हम ऐसा फिगर लेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों लाइनें भी यहाँ पे इफेक्ट डालेंगी, नहीं डालेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब ये केवल लूप जो है ना, बस वही इफेक्ट डाल रहा होगा, तो उसकी वजह से आधा हो जाएगा, क्योंकि जितना पूरे का था उसका आधा हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इस फिगर उसी तरह से अगर लूप का चौथा हिस्सा हो जाए तब 1/4 हो जाएगा। अगर डायरेक्शन यहाँ पे सेंटर में निकाले तो डायरेक्शन तो आप निकाल ही लेंगे। डायरेक्शन क्या आएगी? देखिए अब यहाँ पे करंट कैसे जा रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट इस तरह से जा रही है, यानी ये घूमी क्लॉक घूमी, तो फिंगर्स को मोड़िए इसकी तरफ, तो हमारा थंब कहाँ गया? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। देखिए करंट ऐसे घूम रही है, फिंगर्स को हम ऐसे मोड़े तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, ठीक है। अब अगर फिगर हमारा कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे अगर पूछते तो ये लूप का चौथा हिस्सा है 1/4, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इन वायर्स का इफेक्ट फिर से नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट इसकी एक्सिस में है और इसकी एक्सिस में भी है, तो ये दोनों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिगर आपका चेंज हो जाए, अब अगर फिगर कुछ इस तरह से हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे करंट इसमें फ्लो हो रही, ऐसे करंट आई, यहाँ पे करंट आई और ये करंट आई निकल गई, तो ये जो इतना हिस्सा है ना, वो लूप का चौथा हिस्सा है। इतना हिस्सा वो लूप का चौथा हिस्सा है, जिसकी वजह से, इस लूप की वजह से इस पॉइंट पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, लूप की वजह से इस पॉइंट पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा बी। इसकी वजह से देखिए इसकी एक्सिस में, यानी यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, कितना होगा? वही 1/4 होगा। इस वायर की वजह से, यानी छोटा सा वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 होगा क्योंकि उसकी एक्सिस पे, लेकिन इस वाले वायर की एक्सिस पे नहीं है, इस वाले वायर की एक्सिस पे नहीं, बल्कि ये परपेंडिकुलर नहीं, ये वाला वायर भी अपना इफेक्ट यहाँ पे डाल रहा होगा, और तब इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, इसकी वजह से तो 0 होगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो 2 हुए, एक इस लूप की वजह से और एक इस वायर की वजह से, वो दोनों को ऐड करके या माइनस करके डायरेक्शन के हिसाब से तब निकालेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर ऐसा कुछ फिगर हो तो हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। क्लियर?